यू ऑल टू माय चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी में 2000 प्लस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं और सम अदर एमसीक्यू जो फ्यूचर में आने वाले हैं। टॉपिक को कंप्लीटली एमसीक्यूज के थ्रू लास्ट तक कवर कर दिया जाता है। आपको कहीं भी किसी तरीके के नोट्स में जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा पीडीएफ ही जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसमें एमसीक्यू के साथ साथ जो अदर एस्पेक्ट्स है, मतलब आपका स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी यहाँ पे प्रॉपरली कवरेज होता है। मतलब एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोई किसी के नोट्स आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं उसी के एमसीक्यूज के साथ। फर्स्ट एमसीक्यू है, आर्टिकल 324 डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिकल 324 किससे डील करता है? तो आर्टिकल 324 डील करता है अपने पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन से। जो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है सुप्रिटेंडेंस की, डायरेक्शन की, कंट्रोल करने की इलेक्शंस को, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 324। और आर्टिकल 324 के अंदर सुप्रीम को सॉरी इलेक्शन कमीशन के पावर होती है रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ एमपीज, एमएलएज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ये चार पॉइंट आप याद रखना है, एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। कोई म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, वो सब पावर उनके पास नहीं होती, उनके लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। इसके पास कौन सी होती है? एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। कीप फोर थिंग्स इन माइंड। मतलब ये क्या करता है? सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल। ये तीन शब्द भी आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, आर्टिकल 324। और ये आर्टिकल 324 कौन से पार्ट के अंदर आता है? 15वें पार्ट के अंदर, X5 हमेशा लिखा रहेगा रोमन नंबर में, X5 15 नंबर। तो वो उस पार्ट के अंदर आता है। आर्टिकल 324 से 329 ये इलेक्शन से रिलेटेड, ये सारे के सारे पार्ट 15 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आर्टिकल 324 कवर इलेक्शन टू विच ऑफिस। कौन कौन से ऑफिस ऑफिस के इलेक्शन को कंट्रोल करता है? पार्लियामेंट के हो गए, पार्लियामेंट में एमपी जाएंगे अपने, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, और स्टेट में एमएलए जाएंगे। यही मैं आपको बताया था, ये चार इलेक्शन ये देखता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के मतलब और स्टेट लेजिस्लेचर के मतलब एमपी और एमएलए के, साथ ही साथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, इन चार इलेक्शनों को ये देखता है। अदरवाइज इसका और कोई दूसरा काम नहीं है, ठीक है। ये चारों याद रखना आप प्रॉपरली। 325 आर्टिकल 325 किस चीज से डील करता है? ये डील करता है कि ए पर्सन कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इलेक्टोरल ऑन विच ग्राउंड। मतलब कौन कौन एलिजिबल है इलेक्शन के लिए, मतलब इलेक्शन में वोटिंग करने के लिए कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, ठीक है। तो उसके कुछ ग्राउंड इसमें मेंशन है कि किसी पर्सन को हम इन ग्राउंड पे तो एक्सक्लूड नहीं कर सकते इलेक्शन में वोटिंग करने से। तो वो ग्राउंड है अपने रेस, रिलीजन, कास्ट और अपना सेक्स। ये चार जो ग्राउंड है ना, उसके बेस पे कि किसी की रेस कौन सी है, अगर उसके पास सिटीजनशिप है, उसके पास वोटर कार्ड है, तो वो वोट कर सकता है। रिलीजन कोई मतलब नहीं पड़ता, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, वो जो उसके पास अगर वोटर कार्ड है, आईडी कार्ड बनाया है इलेक्शन कमीशन ने, तो वो वोट कर सकता है। कास्ट के बेस पे भी नहीं कर सकता, सेक्स के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। मतलब ये चारों, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इनके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। वो वोट देने के लिए एप्लीकेबल है अगर उनके पास अपना कार्ड होल्डर है, वो इलेक्शन कमीशन को द्वारा इशू किए हुए, तो वो इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड मतलब रिलीजन और रेस के बेस पे नहीं कर सकते, ये इन चार ऑप्शन में से, ठीक है। चार ग्राउंड दिए हुए हैं आर्टिकल 325 के अंदर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। प्रॉपरली दिमाग में रखना, यही चार ग्राउंड है, इसके अलावा कोई पांचवा ग्राउंड नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 326 डील विद विच कंसेप्ट। आर्टिकल 326 किस कंसेप्ट के साथ डील करता है? आर्टिकल 326 डील कर रहा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी रिलेटेड। मतलब कौन सी एज लिमिट है जहां से शुरू होके वोटिंग कर सकते हो? तो वो एज लिमिट है 18 ईयर्स। 18 साल से बड़ा जो भी होगा, वो अगर उसके पास इलेक्टरल कार्ड होगा तो वोटिंग के लिए सक्षम है। तो ये मेंशन करता है, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी आर्टिकल 326 में आती है, ठीक है। 324 में इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड था, उसका काम क्या है, किस इलेक्शन को देखेगा। 325 में क्या था? किनको बार नहीं कर सकते इलेक्शन से, जैसे कि रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे ग्राउंड्स जो थे, ठीक है। और 326 में क्या था? यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी वाला, मतलब 18 साल से ऊपर है, सब वोटिंग के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। मिनिमम वोटिंग एज 18 साल थी, वो किस अमेंडमेंट के थ्रू की गई थी? पहले जो वोटिंग एज थी ना, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो वो उस टाइम पे वोटिंग एज थी 21 साल। 21 साल से ऊपर वाले सारे, मतलब 21 प्लस 21 जैसी एज अटेन कर ली तो आप वोट देने के लिए सक्षम हो। बट जो 18 साल एज की गई थी ना, ये 89 में जाके की गई थी थ्रू 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट के थ्रू ये एज लिमिट को 21 से 18 किया गया था। ये क्वेश्चन हजारों बार देखने को मिला है एग्जाम में, और फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा ही, ठीक है।
61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988, ठीक है। आर्टिकल 327 के बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 327 एम्पावर करता है किसको, लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन से रिलेटेड। अब पार्लियामेंट के इलेक्शन कौन देखता है, पार्लियामेंट में बैठते हैं एमपी। अब वहां पे उन इलेक्शनों को देखने के लिए कौन सक्षम है, ठीक है, उसको इलेक्शन को देखने के लिए अपना इलेक्शन कमीशन सक्षम है। बट आर्टिकल 327 एम्पावर कर रहा है किसको, पार्लियामेंट्री इलेक्शन से रिलेटेड लॉ बनाने के लिए। ये पूछ रहा है लॉ। लॉ मतलब कौन से लॉ, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 51। तो उस वो किसने बनाया, वो लॉ लॉ कौन बनाने का काम करता है, लॉ बनाती है अपनी पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास ही पावर है टू मेक लॉज ऑन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, ठीक है। पार्लियामेंट ने जैसे ऑलरेडी लॉ बनाए हुए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 51। आर्टिकल 328 पे आ जाते हैं हम। एम्पावर करता है होम टू मेक लॉज ऑन स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये स्टेट लेजिस्लेचर में के इलेक्शन से रिलेटेड लॉ बनाने के लिए एम्पावर कर रहा है। जैसे कि 27 तो एम्पावर कर रहा था, किसको कर रहा था, पार्लियामेंट को एम्पावर कर रहा था, पार्लियामेंट इलेक्शन से रिलेटेड। उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन से रिलेटेड 328 के अंदर एम्पावर कर रहा है। ये किसको एम्पावर करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर को करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है ना स्टेट इलेक्शन के लिए, तो उसी तरीके से यहाँ पे है, ठीक है। अब आ जाते हैं 329 के अंदर। आर्टिकल 329 बार्स जुडिशियल इंटरवेंशन इन विच स्टेट। मतलब आर्टिकल 329 क्या बोल रहा है, सारे के सारे आर्टिकल कवर हो गए, 324 से शुरू होकर 329 तक, सिंपल वन लाइनर फॉर्मेट में। अभी थोड़े एडवांस एमसीक्यू लाऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो आर्टिकल 329 क्या कहता है कि जुडिशरी इंटरवीन नहीं कर सकती इलेक्टोरल प्रोसेस में, जब इलेक्शन चल रहे होंगे उस टाइम पे इंटरवीन नहीं कर सकती। बाद में अगर किसी को डाउट एंड डिस्प्यूट आता है, वो पेटिशन डालता है, तब जुडिशरी इंटरवीन कर सकती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस जुडिशरी कांट इंटरवीन, सिंपल, ठीक है। तो आठवां क्वेश्चन भी आपका कवर हो गया। 8 क्वेश्चन थे, सिंपल थे अभी तक के, ठीक है। लास्ट एक और क्वेश्चन ऐसा ही। इलेक्शन डिस्प्यूट कैन बी चैलेंज थ्रू व्हाट। ये जो इलेक्शन डिस्प्यूट चैलेंज किया जाता है, जैसे जुडिशरी इनिशियल लेवल पे इंटरवीन नहीं कर सकती आर्टिकल 329 के अंदर, बट कब इंटरवीन कर सकती है, जब वो चैलेंज किए जाते हैं, किसके थ्रू, एक पेटिशन डाली जाती है, इलेक्शन पेटिशन, ठीक है। इलेक्शन पेटिशन के थ्रू थ्रू ही वो इंटरवीन कर सकते हैं, ठीक है। विच आर्टिकल रिलेटेड टू इलेक्शन आर इंक्लूडेड विच पार्ट, किस पार्ट में आते हैं ये मैं बताया हूं ऑलरेडी आपको, पार्ट 15 में आते हैं, सिंपल है ये क्वेश्चन, ठीक है। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर सिंगल जनरल इलेक्टोरल रोल, मतलब जो इलेक्टोरल रोल, मतलब जो इलेक्टोरल की लिस्ट रहती है ना, वो इस सिंगल जनरल इलेक्टोरल बनता है। तो वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आता है आर्टिकल 325 के अंदर। आर्टिकल 325 डील करता है सिंगल जनरल इलेक्टोरल रोल, मतलब जो कि वो था ना कि किसी भी मेंबर को इलेक्टोरल रोल से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स के बेस पे, चार ग्राउंड जो मैं आपको बताया था। तो उसी, तो वही वही लिस्ट थी, जनरल इलेक्टोरल रोल की लिस्ट थी वो। तो आर्टिकल 325 के अंदर आ रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, प्रोविट सेपरेट रोल बेस्ड ऑन कास्ट, मतलब सेपरेट रोल नहीं बनाए जाएंगे, एक सिंगल इलेक्टोरल रोल बनाया जाएगा, जैसे कि अलग कास्ट के लिए अलग नहीं बनाया जाएगा, रिलीजन के लिए अलग नहीं बनाया जाएगा। एक ही इलेक्टोरल रोल होगा सब में, जिसमें सब कास्ट के, सब जाति के, सब रेस के, सब तरीके के लोग, सब सेक्स के लोग एक ही लिस्ट के अंदर होंगे, ठीक है। आर्टिकल 325। हु हैज द पावर टू कंडक्ट इलेक्शन अंडर आर्टिकल 324, किसके पास पावर है इलेक्शन कंडक्ट कराने की 324 के अंदर। अब चार तरीके के, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज इलेक्शन आर नॉट हैंडल बाय ईसीआई। इन चारों में से कौन से इलेक्शन ईसीआई नहीं कंडक्ट कराता, तो ईसीआई नहीं कराता ये अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले, ये सब स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर आते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, ये तो ऑलरेडी बताया, राज्यसभा लोकसभा हो गया अपने, पार्लियामेंट के और प्रेसिडेंट वाला था ही, ठीक है। आर्टिकल 329 प्रोहिबिट कोर्ट फ्रॉम इंटरफेयरिंग इलेक्शन एक्सेप्ट थ्रू, कोर्ट को इंटर करने से रोकता है एक्सेप्ट थ्रू, मतलब जब इलेक्शन का डाउट एंड डिस्प्यूट आ जाता है तो पेटिशन के थ्रू जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते, ठीक है। विच आर्टिकल गिव स्टेट लेजिस्लेचर पावर टू रेगुलेट देयर इलेक्शन। अब मैं इसका बताया था 327 में किसकी पावर थी भाई, 327 में अपना ये पार्लियामेंट के पास पावर थी, पार्लियामेंट से रिलेटेड लॉ बनाने के लिए। और स्टेट लेजिस्लेचर के पास किस पावर थी, 328 में थी, ठीक है। तो 328 में पावर है उसके बाद। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके की बॉडी है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। देखो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया सिंपली मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो होगी, उसके लिए स्पेशली आर्टिकल भी बनाया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। राइट टू वोट, ये भी क्वेश्चन हजारों बार आया है। राइट टू वोट किस तरीके का राइट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट है क्या ये,
या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है या फिर नेचुरल राइट है? देखो, राइट टू वोट क्या है? रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग राइट टू वोट इज एन लीगल राइट, नॉट फंडामेंटल, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से भी क्लेरिफाई किया जा चुका है। ठीक है, तो याद रखना, डाउट मत रखना अपने दिमाग में कि ये फंडामेंटल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सब वगैरह। इलेक्शन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो राइट टू वोट भी होगा ही होगा। तो इस तरीके का डाउट बिल्कुल मत रखना। राइट टू वोट दिमाग में हमेशा रखना, लीगल राइट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के द्वारा भी क्लेरिफाई किया हुआ है। ठीक है, राइट टू वोट इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल इनडायरेक्टली? अब देखो, अब यहीं से कंफ्यूजन हो जाता है ना, मैं यहाँ पे भी आ गया हूँ। अब ये आर्टिकल के अंदर भी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, तो इनडायरेक्टली 326 के अंदर वो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी वाला है, तो उसके अंदर इनडायरेक्टली है ये, बट ये फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है। राइट टू वोट इज ए लीगल राइट बट इट इज इनडायरेक्टली मेंशन्ड थ्रू एडल्ट सफरेज अंडर आर्टिकल 326। ठीक है, वोटर्स डे कब मनाया जाता है? अब देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। नेशनल वोटर्स डे उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन इलेक्शन कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था एक दिन पहले, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करने से पहले, 26 जनवरी 1950 से एक दिन पहले कौन सा होगा? 25 जनवरी। तो 25 जनवरी इज द आंसर। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था, तो उसी दिन नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कब स्टाइल किया गया था? 25 जनवरी 1950, तो उसी दिन नेशनल वोटर्स डे बनाया जाता है। हर साल की अलग थीम होती है। करंट, अगर जिस जिस साल एग्जाम देने जाओ, उस साल की थीम भी याद कर लेना। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस साल की नेशनल वोटर्स डे की थीम क्या थी। ठीक है, पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज इक्वल टू। ठीक है, जो ये पोजीशन और स्टेटस चीफ इलेक्शन कमीशन के किसके इक्वलेंट होते हैं? तो ये इक्विवेलेंट होते हैं जज और सुप्रीम कोर्ट से। कंफ्यूज मत करना कि ये चीफ है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे चले जाएं, नहीं, ये सीईसी और इवन ईसी इलेक्शन कमिश्नर भी, इनकी जो पोजीशन और स्टेटस होती है इक्विवेलेंट होती है जज और सुप्रीम कोर्ट से। मतलब इनको जो सैलरी वगैरह मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, सब कुछ इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज होते हैं। एक्सेप्ट एक केस अलग होता है, जैसे सीईसी को तो रिमूव किया जाता है बाय सेम प्रोसेस एज सुप्रीम कोर्ट का जज, मतलब स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउस वाला कंसेप्ट। ठीक है, उसी तरीके से रिमूव किया जाता है। बट जो ईसी रहते हैं ना, वो थोड़ा अलग रहता है, बस उसका इलेक्शन कमीशन का रिमूवल का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, बाकी इक्विवेलेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज से। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के को इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। ठीक है, उसके लिए ये स्पेशल मेजोरिटी वाला नहीं चलता, उसको इसके थ्रू सिंपली हटाया जा सकता है। अगर चीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड करेगा इसी को हटाने, तो उसको हटाया जा सकता है। तो अल्टीमेटली आप यही मांग लो, सीईसी इक्विवेलेंट होता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, ईसीज नहीं होते, क्योंकि सीईसी और सुप्रीम कोर्ट के जज को ही स्पेशल मेजोरिटी से हटाया जा रहा है, इसी को तो रिकमेंडेशन से ही हटा दिया जा रहा है सीईसी से। ठीक है, और जो इनके लिए एक्ट जो ने किया किया गया है, चीफ कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 1991। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एंड सेम मैनर। इसको हटाने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो की जाती है, वो प्रोसीजर सेम है किसी एक दूसरी पर्सनालिटी के बराबर, वो प्रोसेस सेम है एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हटाया जाता है, इंक्वायरी बैठती है, फिर उसके बाद हाउस में मोशन मूव होता है, रेजोल्यूशन, तो उसके थ्रू दोनों हाउस उसको सेपरेटली स्पेशल मेजोरिटी से पास करते हैं, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर हटा दिया जाता है। ठीक है, तो वही प्रोसेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के केस में फॉलो की जाती है, इलेक्शन कमिश्नर के केस में फॉलो नहीं की जाती। याद रखना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रोसेस सेम होती है रिमूवल की, जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की होती है, ना कि इलेक्शन कमिश्नर। और ग्राउंड भी वही होते हैं, इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर वाले। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी वाली कंडीशन होती है। एग्जाम में पूछ ले किस मेजोरिटी से हटाया जाता है, स्पेशल मेजोरिटी से हटाया जाता है। ग्राउंड कौन से है? मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, दोनों याद रखने हैं। ठीक है, मतलब सेम है जैसे हाई कोर्ट जज। इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा? अभी देखो, यहाँ पे डिफरेंस होता है, सीईसी और ईसी में बस एक यही डिफरेंस होता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इक्विवेलेंट होते हैं, इनके पास भी वो सेम पावर रहती है इनको, और सेम वोटिंग राइट्स रहते हैं। तो बस एक एक डिफरेंस को लेके थोड़ा दबके रहते हैं,
ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकता है अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड कर दे तो। मतलब इनका कोई सुप्रीम कोर्ट जज जैसा रिमूवल प्रोसेस नहीं है, इनको तो बस सीईसी इनका बॉस ही बोल देगा ना। एक तरीके से अगर रिमूवल के केस में देखा जाए तो ये बॉस बोल दिया ना तो तुम हट जाओगे डायरेक्ट, ठीक है। When was Election Commission of India converted from a single member body to three member body? ठीक है। फाइनली सिंगल मेंबर बॉडी से थ्री मेंबर बॉडी कब बना था ये, ठीक है, फिक्स बेसिस पे। तो ये बना था 1993 में। 1993 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सिंगल मेंबर बॉडी से थ्री मेंबर बॉडी में बनवा दिया गया था, ठीक है। पहले 1989 में भी किया था ऐसा, बट फिर वो एक साल के लिए गया था, फिर दोबारा से सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया था। फिर उसके बाद 3 साल तक ऐसे ही चला था, और उसके बाद फिर दोबारा फाइनली फाइनल तरीके से 93 में इसको थ्री मेंबर बॉडी बनाया गया था, ठीक है। Which constitutional amendment converted election commission from a single member to multi member body? जो इलेक्शन कमिश्नर था जिसके अंदर एक मेंबर था, तो उसके लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया कि एक मेंबर बॉडी से उसमें तीन मेंबर हो गए, मतलब सीईसी प्लस टू ईसी। तो ऐसा किया गया था। तो देखो इसके लिए किसी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिंपली क्लियरली मेंशन्ड है, ये पावर किसके हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में। वो प्रेसिडेंट अपनी पावर को यूज करके उसको मल्टीपल मतलब मल्टी मेंबर बॉडी में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुआ था, वो सिंपली एक ऑर्डिनेंस पास किया, एग्जीक्यूटिव एक्शन पास किया, और वो थ्री मेंबर बॉडी में बदल गई, ठीक है। कोई अमेंडमेंट नहीं है, कहीं भी कुछ तरीके अमेंडमेंट लिखाओ नहीं। ये 61 अमेंडमेंट से तो क्या हुआ था, एज लिमिट रिड्यूस हुई थी 21 से 18, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को वन मेंबर टू मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया था, उसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ था, प्लीज कीप इट इन माइंड प्रॉपरली, ठीक है, क्लियरली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकम ए मल्टी मेंबर बॉडी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन? क्या एक्शन किया था? अब अमेंडमेंट तो कोई नहीं आया था, एग्जीक्यूटिव एक्शन पास किया था आर्टिकल 324 के अंदर, जिसके अंदर क्लियरली लिखा है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाने की, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन का 1989 का जो एक्ट आया था, इसमें चेंज किया गया था एक साल के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू। इसमें प्रॉपरली मेंशन्ड है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है डिसाइड करने की नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। सिंपली याद रखना किसके पास पावर है, ये भी पूछ सकता है, तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। Who is empowered to decide whether the election commission of India will have one or more member? किसके पास पावर है ये? प्रेसिडेंट के पास पावर है, 324 के अंदर मेंशन है प्रॉपरली, ठीक है। तो उसी ने ये ऑर्डिनेंस के थ्रू किया था, एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू। अब देख लो इस क्वेश्चन में, जो अगला क्वेश्चन है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि हु कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अब पढ़ो इसको अच्छे से। अब आप सोचोगे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, ये तो राज्यसभा, ये सब अपने लोकसभा राज्यसभा के अंदर ही बनते हैं, तो क्या इनके इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो करवाता है? मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था जब मैं क्वेश्चन कराया था आपको दूसरा नंबर का, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके इलेक्शन देखता है? एमपीज के इलेक्शन, एमएलएज के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को चेयरमैन भी बोल सकते हैं राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो, ठीक है। तो इन चारों के इलेक्शन देखता है। बाकी बाद में कुछ वो इंटरनली किसको क्या पोस्ट दे रहे हैं, किसको कौन सी दे रहे हैं, वो उनका मैटर ऑफ फैक्ट है, वो खुद डिसाइड कर लेंगे, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ नहीं करता। वो उनके इंटरनल सेक्रेटरीट खुद से डिसाइड करते हैं। तो ये वही बॉडियां हैं, स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, ये मेंबर खुद से डिसाइड करके इलेक्ट कर रहे हैं। तो सेक्रेटरीट ऑफ रेस्पेक्टिव हाउस इनका इलेक्शन कराता है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन इंडिया का कोई रोल नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो आप लोगों को ये अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती नहीं करनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑप्शन मार्क के, ठीक है। यहाँ पे सेक्रेटरीट कराता है इनके इलेक्शन, चार तीनों बॉडीज के मेंबर, ठीक है, तीनों पोस्ट के इलेक्शन। क्लियरली याद रखना, एग्जाम में आएगा, आप गलती करोगे, इलेक्शन देखोगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगा दोगे, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। हु डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन मेंबर ऑफ एमपीज एंड एमएलए? अगर इनके इलेक्शन को लेके कुछ प्रॉब्लम हुई एमपीएमएलए के, तो इसका जो डिस्प्यूट जाता है, पेटिशन जाती है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 के अंदर। तो एक पेटिशन जाती है, उस पेटिशन वो कहाँ पे जाती है इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए? वो जाती है भाई हाई कोर्ट के अंदर। एमपीएमएलए की बात हो रही थी तो बता देता हूँ, हाई कोर्ट के अंदर जाती है। बट अगर बात होती प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की, आर्टिकल 71 के अंदर, लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताया था, वो जाती है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है उस केस में, ठीक है। हाई कोर्ट डिसाइड करता है एमपी एमएलए के केस में, और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में,
ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ठीक है, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ से क्वेश्चन उठता है और भूल जाते हैं तब तक बच्चे जब तक एग्जाम आता है। बार बार देखते रहना, एमपी एमएलए हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट। विच कमेटी रिकमेंडेड रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज 21 से 18? ये किसी कमेटी के द्वारा किया गया होता है रिकमेंडेशन, ये 21 से 18 साल की एज कर दो? किसी कमेटी का इसमें योगदान है या नहीं है? देखो देखो, ये किसी कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं थी, नन ऑफ द अबव है। ये सब कमेटी इलेक्शन कमीशन मतलब इलेक्शन से रिलेटेड रिफॉर्म्स के लिए थी। बट जो एज 21 से 18 रिड्यूस करना ना, कि किसी कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं थी। कई सारी कोचिंग्स में इसका आंसर तरकुंडे कमेटी होता है, बी जो दिया हुआ ना तरकुंडे कमेटी, कई सारी कोचिंग में, और ये अपना टेक्स्ट बुक वगैरह की सीरीज है ना, वहां पे इसका आंसर बी दिया हुआ है। बट अब अगर आप अच्छे रिसोर्स को प्रेफर करोगे ना, विजनाइज, दृष्टि, इन सब से, तो वहां पे किसी भी कमेटी का रिकमेंडेशन नहीं है। वहां पे सिंपल लिखा हुआ नन ऑफ द अबव। ठीक है, मतलब किसी कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं थी, ये इलेक्शन कमीशन का इंटरनल वो था। तो उसके बाद ये जजमेंट आई थी, तो अल्टीमेटली नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे नहीं हुआ था ये। गवर्नमेंट इटसेल्फ इंट्रोड्यूस दिस रिफॉर्म विदाउट एनी कमेटी रिकमेंडेशन, सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, Which committee first recommended that Election Commission of India should be a 3 member body? हाँ, ये किसी कमेटी की रिकमेंडेशन के थ्रू आया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 1 मेंबर बॉडी से बढ़कर 3 मेंबर बॉडी में बदल जाना चाहिए। पहली बार ऐसा कब रिकमेंडेशन हुआ था? ठीक है, ये तरकुंडे कमेटी ने किया था। तरकुंडे कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एक सिंगल मेंबर से 3 मेंबर बॉडी बना दो इसको, 1975 के अंदर। ठीक है, बाद में 1990 में दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भी बोला था कि मल्टी मेंबर बॉडी बनाओ, ना कि 3 मेंबर। उसने नहीं बोला था कि 3 में बदल दो, 1 2 3 कर दो, उसने बोला था मल्टी मेंबर बनाओ। तो इसने क्वेश्चन ने पूछा कि पहली बार ऐसा कब बोला गया कि 3 मेंबर बॉडी बना दो? तो ये तरकुंडे कमेटी के द्वारा बोला था 1975 के अंदर। ठीक है, और जो इंद्रजीत कमेटी है, इसने स्टेट फंडिंग के लिए इलेक्शंस में, ठीक है, 1998 में बोला था। और सनातनम कमेटी है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए, जब बाद में बात करेंगे, जब इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, हु इश्यू नोटिफिकेशन? अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर अच्छे से समझोगे तभी क्वेश्चन एग्जाम, ये एग्जाम आएगा ना, तो इसको 99% बच्चे गलत करेंगे और एक बच्चा ही सही करने वाला है। 100 में से एक बच्चा सही कर पाएगा इस क्वेश्चन को। हु इश्यू द नोटिफिकेशन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? कौन नोटिफिकेशन इशू करता है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के लिए? ठीक है, नोटिफिकेशन इश्यू करनी है, शेड्यूल इशू नहीं करना, नोटिफिकेशन की इलेक्शन होने वाले हैं, ना कि शेड्यूल। नोटिफिकेशन याद रखना, नोटिफिकेशन इशू करने की पावर होती है अपने प्रेसिडेंट लोकसभा के केस में, गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में। ठीक है, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल निकालता है, ना कि नोटिफिकेशन निकालता है कि इनके इलेक्शन होने वाले हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर लोकसभा के केस में, गवर्नर के पावर स्टेट के केस में। तो नोटिफिकेशन इश्यू करना है प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा। ठीक है, क्लियरली याद रखना, गलती होने के पूरे चांस है। इलेक्शन कमीशन ओनली शेड्यूल रिकमेंड करता है। ठीक है, पर जो नोटिफिकेशन निकाली जाती है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा निकाली जाती है। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अलॉटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक इलेक्शन सिंबल? कुछ पार्टीज जो होती हैं, उनको इलेक्शन सिंबल दिए जाते हैं कि इस सिंबल से लड़ेंगे, कि वोटर वोट करने जाएगा, उसको कुछ दिखना तो चाहिए कि भाई इसको बटन दबाऊंगा तो मेरी इस पार्टी को, मेरे इस कैंडिडेट को वोट जाएगा। ठीक है, तो इलेक्शन सिंबल मिलता है उन सबको। तो ये पार्टीज को और कैंडिडेट को जो इलेक्शन सिंबल देते हैं, ये कौन देते हैं? ठीक है, तो ये दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो और यही साथ साथ में जो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया है, ये किस एक्ट के अंदर? इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अंदर ये इनको अलॉट करती है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज भी ये करती है, रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वो भी इलेक्शन कमीशन के पास रोल होता है। रिजर्व सिंबल रहते हैं, फ्री सिंबल रहते हैं, ये भी यही इनके पास पावर होती है। अलॉट सिंबल कैंडिडेट, वो भी इनके पास पावर होती है। ठीक है, मतलब इलेक्शन कमीशन के पास ही पावर होती है सिंबल्स देने की। और इलेक्शन सिंबल अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अकॉर्डिंग। ठीक है, पार्लियामेंट वगैरह के पास पावर नहीं होती है। तो इस जैसे इस जो पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज रिजर्व सिंबल, मतलब फ्री सिंबल, ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर जब बनाऊंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वगैरह से, तो वहां पे मैं ये एमसीक्यूज लाने वाला हूँ। ठीक है, हु रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी एज ए नेशनल स्टेट पार्टी? कौन रिकॉग्नाइज करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है। रिजर्व सिंबल किससे बिलोंग करते हैं? रिजर्व सिंबल दिए जाते हैं जो रिकॉग्नाइज पार्टी होते हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उन दोनों को दिए जाते हैं रिकॉग्नाइज सिंबल। ठीक है, रिजर्व सिंबल।
फ्री सिंबल किन को अलॉट किए जाते हैं? जो रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं होती, मतलब रजिस्टर्ड होंगी बट अनरिकॉग्नाइज पार्टी होंगी और इंडिपेंडेंट होंगे, तो उनको फ्री सिंबल दिए जाते हैं। लीगल अथॉरिटी फॉर अलॉटिंग इलेक्शन सिंबल कम्स फ्रॉम, जो अथॉरिटी आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इलेक्शन सिंबल अलॉट करने की, वो कहां से आती है? इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट एक्ट 1968, ठीक है। विच बॉडी कैन फ्रीज और विड्रॉ पार्टी की इलेक्शन सिंबल, किसके पास पावर है कि उसका विड्रॉ भी कर सकती है सिंबल और फ्रीज भी कर सकती है? तो ये पावर इलेक्शन कमीशन के पास है, क्योंकि देती भी तो वही है, इश्यू भी तो वही करती है। सिंबल डिस्प्यूट बिटवीन टू फ्रैक्शन ऑफ सेम पॉलिटिकल पार्टी, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी दो हिस्सों में बढ़ गई है, ठीक है, तो उनका सिंबल किसके पास जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये भी डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सिंबल से रिलेटेड सारी पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। इलेक्शन सिंबल 1968 वाज इश्यूड अंडर पावर ऑफ विच आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंदर पावर थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जहां पे इलेक्शन सिंबल इश्यू किया गया था? तो ये इश्यू किया गया था अंडर आर्टिकल 324, जहां पे पावर है सुपरवाइज करने की इलेक्शन को, इंक्लूडिंग द सिंबल, ठीक है। सिंबल अलॉटेड टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी इज, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को जो सिंबल दिया जाता है, रिजर्व सिंबल रहते हैं, ठीक है, तो वो दिया जाता है परमानेंटली रिजर्व अनलेस विड्रॉन बाय ईसीआई, जब परमानेंटली रिजर्व रहता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो रिकॉग्नाइज रहती हैं, जब तक कि वो फ्रीज और विड्रॉ नहीं किया जाए ईसीआई के द्वारा, ठीक है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को कौन सा सिंबल दिया जाता है? फ्री सिंबल लिस्ट से दिया जाता है। अनरिकॉग्नाइज्ड और इंडिपेंडेंट को फ्री सिंबल दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट हैव ए रिजर्व सिंबल, किस पार्टी के पास रिजर्व सिंबल होना चाहिए? ये नेशनल और स्टेट पार्टीज रहती हैं जो रजिस्टर्ड वाली और रिकॉग्नाइज्ड वाली, उनके पास होता है अपना रिजर्व सिंबल। ईवीएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन, अच्छा, ईवीएम मशीन जो बनाई जाती है इंडियन इलेक्शन के अंदर, ये किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है? ये दो पीएसयूज है, एक तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, और ईसीआईएल, ईसीआईएल मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये दोनों डील करती हैं वीवीपैट और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने के लिए, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं? इनकी अपॉइंटमेंट में किनका हाथ होता है? तो अपॉइंटमेंट जनरली प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है सबकी, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे इनको, ठीक है। पर इनका सिलेक्शन किया जाता है कमेटी के थ्रू, वो कमेटी के बारे में क्वेश्चन बाद में ऐड किया हुआ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसका टेन्योर पे क्या क्वेश्चन है, ये कितना टेन्योर होता है, मतलब क्या मेंशन्ड है? तो टेन्योर होता है इसका या तो 6 साल सर्व करेंगे एजेंसी इसी, या फिर 65 की एज तक, जो पहले आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो छोड़ देंगे पोस्ट, ठीक है। 6 ईयर, 6/65 से याद रखो, 6 ईयर 65 ईयर्स, ठीक है। इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डिफाइन है नहीं है, उसका टेन्योर कितना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड नहीं है, ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू आया था कि इतने साल, 665 वाला रूल, ये 1991 वाला एक्ट है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैं पता है पढ़ा है वो आपको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर इलेक्शन कमिश्नर कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है 665, ये इस एक्ट के थ्रू है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब पावर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, पावर को लेके क्या क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, या दोनों बराबर है? देखो दोनों ही इंजॉय करते हैं इक्वल पावर, एक केस में थोड़ा नीचे हो जाता है ईसी सीईसी के कंपैरिजन में, जब रिमूवल को लेकर बात आती है, सीईसी की रिकमेंडेशन भी प्रेजेंटेड को डायरेक्टली हटा सकता है, अदरवाइज ये दोनों बराबर ही होते हैं, इनकी वोटिंग पावर भी इक्वल होती है, मेजोरिटी जैसे 1+2 है ये, तो मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा हमेशा, तो इक्वल ही है लगभग लगभग, ठीक है। डू द इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिसीव द सेम सैलरी, सैलरी सेम होती है इनकी? हाँ जी सेम सैलरी होती है, 1991 के एक्ट के अकॉर्डिंग दोनों की सैलरी सेम होती है, बस फर्क कहाँ पे है, रिमूवल को लेके, बार बार बोल रहा हूँ रिमूवल को लेके फर्क है, सेम है 1991, ये अपना सैलरी पर अलाउंस सब वगैरह सेम है, पावर वगैरह भी सेम है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है। सुकुमार सेन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है। पहला इलेक्शन 1951-52 का इन्होंने ही कराया था, 8 साल तक इलेक्शन कमिश्नर थे। पहली वोमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? ये भी क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, कई बार पूछा जाता है, ये थी वीएस रामा देवी, पहली वोमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, 1990 के अराउंड थी।
और कर्नाटक की भी बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर्व किया था इन्होंने। हु डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आर्टिकल 102 में जाओगे, कुछ ग्राउंड्स मेंशन है, तो वहां पे जो डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, डिसीजन लिया जाता है, किसके द्वारा लिया जाता है ये डिसीजन, फाइनल डिसीजन कौन लेता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। जैसे ग्राउंड कुछ थे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंसी, सिटीजनशिप इश्यू को लेके, तो वहां पे, और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब इलेक्शन को लेकर डिस्प्यूट वगैरह हो गए, ये दो थे, आर्टिकल 102 और आर्टिकल सॉरी आरपीए एक्ट 1951। तो यहाँ पे जो जो ग्राउंड्स वगैरह मेंशन है या फिर जो डिस्प्यूट को लेकर जो जजमेंट आ रही है, तो उसमें फाइनल डिसीजन किसके पास होता है, तो फाइनल डिसीजन देखो यार प्रेसिडेंट के पास होता है अंडर आर्टिकल 103 डिस्क्वालिफिकेशन को लेके। बट ये हमेशा सिंगल हैंडेडली काम नहीं करता, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको जो एग्जामिन करती है, वो ओपिनियन देती है, ओपिनियन आता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। ठीक है, आर्टिकल 103 में ऐसा सिंपली मेंशन है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सब डिसाइड करने की पावर है, पर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे ही काम करता है। ठीक है, आर्टिकल 102 में जो जो भी ग्राउंड थे रिमूवल के, और आरपीए एक्ट में डिस्प्यूट वगैरह लेके धांधलेबाजी को लेके, ठीक है, एमपी फेस डिस्क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, बट द डिस्क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एडवाइस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाइंडिंग एडवाइस देगा उसी के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को काम करना पड़ेगा। फाइनल उसके पास है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ ईसीआई। 103 में मेंशन है। ठीक है, 102 में मेंशन है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, और 103 में साथ ही साथ में मेंशन है विद द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखो ईवीएम पे क्वेश्चन है, ईवीएम का पहली बार कब यूज किया गया था, स्मॉल स्केल पे, लार्ज स्केल पे कब यूज किया गया था, ठीक है, और फुल फेज में कब यूज किया था। ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो इसलिए मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ। सिंगल फॉर्मेट में आ जाता है कई बार ये, कि पहला फर्स्ट एवर यूज ऑफ ईवीएम पायलट बेसिस पे कब यूज किया गया था इसका। ठीक है, तो ये किया गया था 1982 में केरला में नॉर्थ पारूवर में, ठीक है, बाई इलेक्शन में यूज किया गया था। ठीक है, फर्स्ट लार्ज स्केल कब यूज किया गया था, मतलब जैसे अभी एक तो बाई इलेक्शन में एक टाइम यूज कर लिया सिंगल, ठीक है, पायलट बेसिस पे टेस्ट करके देख लिया ईवीएम को केरला के अंदर 82 में। लार्ज स्केल यूज कब हुआ, जब 98 में एमपी राजस्थान दिल्ली में जो इलेक्शंस हुए, तो वहां पे काफी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इसको टेस्टिंग की गई। ठीक है, एमपी राजस्थान और दिल्ली के अंदर। फिर पहली बार लोकसभा इलेक्शन में कब यूज किया, जब 2004 में पहली बार किसकी गवर्नमेंट बनी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, तो तब पहली बार इसको लोकसभा के इलेक्शन में फुल फॉर्म में यूज किया गया। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन ये बार बार आते हैं, तो तीनों मैंने मैच द फॉलोइंग में कन्वर्ट आपको पढ़ा दिए हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, after a court convicts an MP MLA with sentence of 2 or more, who decide the disqualification। अगर किसी कोर्ट की जजमेंट आई, किसी एमपी एमएलए को 2 साल से ज्यादा की सजा मिली, तो इस केस में कौन डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन। अगर क्या यहाँ पे भी डिस्क्वालिफिकेशन को प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, नहीं, क्योंकि जैसे ही कोर्ट की जजमेंट आती है तो ऑटोमेटिकली उसको रिमूव ही माना जाता है। ठीक है, नोबॉडी, डिस्क्वालिफिकेशन इज ऑटोमेटिक अंडर लॉ। ठीक है, सिंपल, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 8 सब क्लॉज 3, उसके और ऐसे ही सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 के अंदर ये सब मेंशन है। वहां के अकॉर्डिंग अगर 2 साल की सजा होती है तो ऑटोमेटिकली उनको सीट खाली करनी पड़ेगी, किसी की किसी को डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, ये कोर्ट की कन्विक्ट है, तो आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सब क्लॉज सेक्शन 8(3) आरपीए 1950 के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है अगर 2 साल की सजा मिल जाती है। 8(4) में पहले क्या था, उसमें क्या था कि अगर वो अपील कर देता है उसके अगेंस्ट, जो उसको जजमेंट मिली है, सजा मिली है, कन्विक्ट पाया गया है, तो वो एमपी एमएलए की सीट खाली नहीं करता था। ठीक है, अपील करके बचा रहता था। बट अभी क्या हो गया है, ये आठ आठ सब क्लॉज 4 को, सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 आरपीए एक्ट 1950 का, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि इसका मिसयूज किया जा रहा था। जैसे ही जजमेंट आती थी, कन्विक्ट पाया जाता था, 2 साल से ज्यादा की सजा होगी, तो उसको हटना चाहिए, बट वो हटता नहीं था, तो क्रिमिनल पर्सन एज एन एमपी एमएलए एक्ट करता रहता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा देखा कि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है, तो इसलिए इसको 8 सब क्लोज को हटाई देगा। अब 2 साल से ज्यादा की जैसी सजा होगी, आपको पोस्ट खाली करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली। जिससे भी क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, तो फिर याद रखना अच्छे से, 2 साल से सजा वाला कंटेक्स्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम इन टू फोर्स ड्यूरिंग इलेक्शन ऑफ इंडिया, ये कब आते हैं, मतलब एमसीसी जो इनेक्ट किया जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में लाया जाता है, कब लाया जाता है, फ्रॉम द डेट इलेक्शन कमीशन अनाउंस इलेक्शन शेड्यूल। इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही शेड्यूल अनाउंस कर दिया ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, अब फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल।
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पहली बार खुद ही 1961 में केरला गवर्नमेंट ने खुद से इंट्रोड्यूस किए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताने नहीं आया था, उन्होंने खुद से ही ऐसा किया था। ये पार्टियों ने आपस में मिलजुल के इस तरीके से सिंपली खुद से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया था, ठीक है, वॉलेंट्री बेस पे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज इन केरला वॉलेंट्री एग्रीड टू कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, और इसके बाद 1968 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये लोकसभा असेंबली इलेक्शन में यूज किया गया। ठीक है, नेशनली अडेप्ट कर लिया गया। अब और उससे भी ज्यादा देखें, फुल नेशन वाइड स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट 79 में और इलेक्शंस में, और 91 के बाद तो स्ट्रेंथनिंग होगी ज्यादा इसकी टीएन सीशन के आने के बाद। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहली बार कब हुआ था और लोकसभा इलेक्शन में कब हुआ था, और फुल फेज में मतलब स्ट्रिक्ट फॉर्म में 1979 से। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट इलेक्शन कमेटी ऑफ इलेक्शन कमीशन, मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सिलेक्शन के लिए एक कमेटी बैठती है, उस कमेटी के कौन कौन मेंबर हैं जो इन लोगों के अपॉइंट अपॉइंट करते हैं, मतलब कि इनको सिलेक्ट करते हैं कि ये बंदा सीईसी बनेगा, ये बंदा ईसी बनेगा। तो कमेटी है अभी 2023 के अमेंडमेंट के बाद, देखो समझ सुनना, 2023 के अमेंडमेंट के बाद पीएम, एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसको पीएम नॉमिनेट करेगा, मतलब ये गवर्नमेंट के दो बंदे हो गए इनके साथ में, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, एक साइड पीएम के साथ उसका एक मिनिस्टर और दूसरी साथ लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, तो ये तीन बंदे हैं। इससे पहले कैबिनेट मिनिस्टर की जगह कौन होता था, सीजीआई होता था। तो इसको 2023 में एक अमेंडमेंट लाया गया, तो सीजीआई को हटा के अब कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है, जिसको अपॉइंट करता है पीएम, मतलब पीएम उसको नॉमिनेट करता है अपने साथ, मतलब दो गवर्नमेंट के आदमी, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन। 2023 से पहले कौन था, सीजीआई था। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड अंडर विच पार्ट एंड आर्टिकल, किस पार्ट में आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और किस आर्टिकल में आता है? ये लास्ट क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। इस क्वेश्चन के अंत खत्म होने से ही जिसका पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब आपको 324 to 320 में पूरा कवरेज हो गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये पार्ट 15 के अंदर आते हैं और आर्टिकल 324 डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितने भी तरीके के आज तक क्वेश्चन आए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, सब कुछ कवर करा दिया है, कुछ भी नहीं बचा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप 100% उसको कन्वर्ट कर लोगे। इसी तरीके से और कंटेंट के लिए, मतलब नॉट ओनली इन पॉलिटी, आई एम ऑल्सो कवरिंग एंशियंट हिस्ट्री स्टार्टेड, मतलब कुछ दिन पहले ही, उसके भी 10 से 12 लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। तो वो सब भी लेने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाली है, उसको ऐड कर ले, वहां पे मैं डेली करंट अफेयर अपडेट्स भी डाल रहा हूँ, वीकली कंपाइलेशन करंट अफेयर्स के, और मंथली कंपाइलेशन भी एमसीक्यू फॉर्मेट में जैसा एग्जाम में आता है। कुछ भी फालतू का नहीं डालता हूँ, जस्ट द एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिटी के। थैंक यू ऑल।